एलएलबी में एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है मूट कोर्ट एक्सरसाइज एंड इंटर्नशिप। ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, एलएलबी के सेमेस्टर में आता है। इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे, कुछ प्रश्नों के उत्तर को भी देखेंगे। तो मूट कोर्ट होता क्या है, मूट कोर्ट की परिभाषा क्या है, आइए अब हम जानते हैं मूट कोर्ट की परिभाषा। मूट शब्द का अर्थ तर्क द्वारा शास्त्रार्थ करना या विधि व्यवसाय के लिए बहस करना है। प्रारंभिक आंग्ल इतिहास में मूट शब्द का अर्थ ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिनिधियों की सभा से लगाया जाता है, जिससे प्रतिनिधिगण ग्रामीण क्षेत्र की व्यवस्थाओं के विषय में आपस में विचार विमर्श करते थे। मूट कोर्ट का शाब्दिक अर्थ आभासी न्यायालय से है। तो निकल के जो खास बात आती है वो क्या है कि मूट कोर्ट का शाब्दिक अर्थ है आभासी न्यायालय, मतलब एक कृत्रिम न्यायालय तैयार किया जाता है। उसमें जो नए विद्यार्थी होते हैं जिनको वकालत करनी है, तो वकालत में कैसे खड़े होना है, किस तरीके से जज साहब के सामने बात करनी है, तो उन सारी बातों का विस्तार पूर्वक इसमें वर्णन किया गया है। ये जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है आपका, दूसरी बात जानते हैं मूट कोर्ट की आवश्यकता। मूट कोर्ट की आवश्यकता क्यों हुई, तो आइए जानते हैं मूट कोर्ट की आवश्यकता। विधि व्यवसाय में आने के पूर्व विद्यार्थियों को मूट कोर्ट के माध्यम से निम्नलिखित बातों को सीखने का अवसर प्राप्त होता है। कोर्ट में अपीयर होने से पहले मूट कोर्ट के माध्यम से विद्यार्थी कुछ बातों को सीख सकते हैं। आइए जानते हैं वो कौन सी बातें हैं। नंबर 1, सुंदर अभिवचन प्रस्तुत करने का ज्ञान। नंबर 2, न्यायालय में प्रस्तुत होने का ढंग। नंबर 3, न्यायालय के सम्मुख अपनी बात कहने का ढंग। नंबर 4, अभिवचन के प्रारूप में निम्रित होने वाली बातों का ज्ञान। नंबर 5, न्यायालय की कार्यवाही एवं तत्संबंधी शिष्टाचार। नंबर 6, विधिक स्तर की कार्यवाही का ज्ञान। नंबर 7, बहस करने का ढंग। नंबर 8, न्यायालय की गरिमा का ज्ञान। 9 नंबर पे जिरह करने का ढंग। नंबर 10, पक्षकारों के किए जाने वाले व्यवहार का ज्ञान। नंबर 11, साक्षियों से किए जाने वाले व्यवहार का ज्ञान। नंबर 12, व्यावसायिक शिष्टाचार का बोध। जैसा कि मैंने क्रम वाइज बताया, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इस तरीके से मैंने 12 बातें बताई। ज़रूरी नहीं कि 12 ही हैं, इससे अधिक भी हो सकती हैं। इन बातों का ध्यान हमें तभी रहेगा जब हम मूट कोर्ट ज्वाइन करेंगे, उसके बाद हमें सीखने को मिलेगा। अब अगली बात करते हैं मूट कोर्ट से विद्यार्थियों को लाभ। भाई विद्यार्थियों को क्या लाभ होता है, आइए जानते हैं। मूट कोर्ट से विद्यार्थियों को अनेकों लाभ होते हैं, जिनका विवरण निम्न है। तो आइए जानते हैं कौन कौन से लाभ विद्यार्थियों को मिलते हैं मूट कोर्ट से। इसी क्रम में हम देखेंगे कि जो लाभ मिलते हैं कौन से। तो देखिए, न्यायालय की समुचित प्रक्रिया का ज्ञान होता है। मूट कोर्ट के माध्यम से न्यायालय की समुचित प्रक्रिया का ज्ञान होता है। न्यायालय में पैरवी करने के ढंग का ज्ञान होता है। न्यायिक अधिकारियों की कार्यशैली का ज्ञान होता है।
न्यायालय में वृत्तिक आचरण का ज्ञान होता है। व्यवहारिक रूप में बहस की कला का संवर्धन होता है। और अंत में हम जानेंगे अधिवक्ता के रूप में न्यायालय के समक्ष स्वयं को प्रस्तुत करने के तरीके का ज्ञान होता है। तो विद्यार्थियों को मूट कोर्ट के माध्यम से होने वाले लाभ के बारे में हमने बताया। अब देखते हैं मूट कोर्ट का अर्थ एवं महत्व। आइए जानते हैं मूट कोर्ट का अर्थ एवं उसका महत्व। तो मूट कोर्ट एक कृत्रिम न्यायालय होता है। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया था कि एक कृत्रिम न्यायालय बनाया जाता है। तो मूट कोर्ट एक कृत्रिम न्यायालय होता है जो किसी न्यायालय द्वारा निर्णीत किसी विनिर्दिष्ट मामले अथवा काल्पनिक वाद में विधि के छात्रों की प्राथमिक प्रशिक्षण देने के लिए आयोजित किया जाता है। अब हम देखते हैं मूट कोर्ट आयोजित करने के प्रमुख उद्देश्य। मूट कोर्ट का आयोजन क्यों किया जाता है, इसके कुछ उद्देश्य हैं, जानते हैं कौन से उद्देश्य हैं। तो कुछ नंबरिंग की गई है। तो आइए प्रमुख उद्देश्य देखते हैं। तो पहला उद्देश्य जो देखते हैं क्या है, मूट कोर्ट में भागीदारी करके विधि के छात्रों को स्वयं के नियंत्रण, अबाध गति तथा स्पष्ट रूप से विचारों की अभिव्यक्ति करना, न्यायालयीन प्रक्रिया वादों का न्यायालय के समक्ष प्रस्तुतिकरण करने तथा उनकी पैरवी करने की कला का ज्ञान प्राप्त होता है। नंबर 2, मूट कोर्ट के माध्यम से विधि के छात्र का न्यायालय में उपस्थित होकर स्पष्ट रूप से निर्भीकता पूर्वक श्रोताओं के समक्ष विचारों की अभिव्यक्ति का अवसर प्राप्त होता है। नंबर 2, मूट कोर्ट से विधि के छात्रों की गवाही के परीक्षण तथा प्रतिपरीक्षण के संबंध में ज्ञान तथा अनुभव प्राप्त होता है। नंबर 4, मूट कोर्ट न्यायोजित करने का उद्देश्य विधि के छात्रों को न्यायालयीय प्रक्रिया का प्रायोगिक प्रशिक्षण प्रदान करना होता है। नंबर 5, मूट कोर्ट के आयोजन से विधि के छात्रों को न्यायालयीय शालीनता तथा कौशल का ज्ञान प्राप्त होता है। नंबर 6, मूट कोर्ट विधि के छात्रों को विचारों तथा कार्यों की मौलिकता तथा तथ्यों का विश्लेषण करने, विवादकों की रचना करने में, विधि का निष्कर्ष निकालने तथा तथ्यों के अनुसार उनका प्रयोग करने को तैयार करने तथा न्यायालय के समक्ष उन्हें प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करता है। नंबर 7, मूट कोर्ट के आयोजन से पूर्व किस प्रकार की जानकारी की आवश्यकता होती है और कौन कौन से मटेरियल एकत्रित करने पड़ते हैं, इन सभी प्रकार की जानकारियां प्राप्त होती हैं जो बहुत ही लाभप्रद है। और 8वें नंबर पे देखेंगे मूट कोर्ट के माध्यम से विधि के छात्रों को न्यायालयीन प्रक्रिया का अनुसरण करने, विधि व्यवसाय में वृत्तिक आचार का प्रयोग करके आचरण करने का अवसर प्राप्त होता है। संक्षेप में कहें तो संक्षेप में मूट कोर्ट के आयोजन द्वारा विधि के छात्रों को न्यायालय में वादों के प्रस्तुतिकरण करने, विभिन्न सक्षमताओं वादी तथा प्रतिवादी के अधिवक्ताओं तथा न्यायाधीश की हैसियत से कार्य करने का अवसर प्राप्त करते हैं। आइए अब हम जानते हैं प्रथम मूट कोर्ट का संक्षिप्त विवरण। तो प्रथम मूट कोर्ट जो थी, आयोजन तिथि 2/8
इस इस वाली ये टॉपिक हम हटा देते हैं, इसके आगे का देखते हैं। अभिवचन से आप क्या समझते हैं? इसके विकास एवं प्रमुख उद्देश्यों को इंगित कीजिए। अभिवचन की परिभाषा एवं अर्थ। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 1 में इसकी परिभाषा करते हुए कहा गया है कि अभिवचन का अर्थ है वाद पत्र तथा लिखित कथन। वाद पत्र वह दस्तावेज है जिसके माध्यम से वादी आवश्यक विवरणों सहित प्रतिवादी के विरुद्ध अपना वाद हेतु प्रस्तुत करता है। इसी प्रकार लिखित कथन प्रतिवादी द्वारा वादी के वाद पत्र के उत्तर के रूप में दायर किया जाता है, जिसमें वह वादी द्वारा अभिकथित सभी सारवान तथ्यों का उत्तर देता है तथा अपने बचाव हेतु नए तथ्यों को भी अभिलिखित कर सकता है। परंतु अभिवचन का क्षेत्र वस्तुतः वाद पत्र और लिखित कथन तक ही सीमित नहीं है। अतः पीसी मोघा महोदय ने अपेक्षाकृत परिभाषा देते हुए कहा है कि अभिवचन केस के प्रत्येक पक्षकार द्वारा लिखित रूप से दायर किए गए ऐसे अभिकथन हैं जिनमें वह यह स्पष्ट करता है कि केस के परीक्षण के समय उसे क्या कहना है, साथ ही वह उसमें ऐसे आवश्यक विवरण भी देता है जिनको विपक्षी पक्षकार अपना उत्तर तैयार करने के लिए आवश्यक समझता है। कोई भी अभिवचन पत्र प्रतिवादी के द्वारा लिखित कथन के बाद दो ही परिस्थितियों में न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। प्रथम, यदि वह किसी मुजराई की प्रतिरक्षा के रूप में हो। द्वितीय, यदि न्यायालय ऐसा अभिवचन करने के लिए आदेशित करे और यह आदेश न्यायालय अपनी स्वेच्छा पर दे सकेगा, अर्थात वह ऐसा आदेश देने के लिए बाध्य न होगा। व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 8 नियम 9 में यह उपबंध किया गया है कि किसी पक्षकार द्वारा लिखित कथन के पेशकरण के पश्चात और अधिक अभिवचन पेश करने के लिए उसे न्यायालय के आदेश की प्रतीक्षा करनी होगी। यदि न्यायालय उपयुक्त समझता है कि किसी पक्षकार का अभिवचन काफ़ी अस्पष्ट है, तो वह ऐसे पक्षकार को एक स्पष्ट और विस्तृत अभिवचन पेश करने का आदेश दे सकता है। कोई भी वादी अधिकारपूर्ण ढंग से प्रतिवादी के अभिकथन के जवाब में कोई लिखित कथन दाखिल नहीं कर सकेगा। यदि किसी प्रतिदावे के अभाव की परिस्थिति विद्यमान है तो ऐसे लिखित कथन को प्रत्युत्तर कहा जाता है, जो कि अधिकांशतः अवध क्षेत्र में विद्यमान है। न्यायालय मामले की प्रथम सुनवाई पर प्रत्येक पक्षकार या उसके वकील से यह अभिकथन करेगा कि क्या वह लिखित कथन में किए गए अभिकथनों को स्वीकार करता है या अस्वीकार करता है, और जब पक्षकारों द्वारा अस्वीकार या इनकार किया जाता है तो न्यायालय इसे अभिलिखित करता है। न्यायालय ऐसा इसलिए करता है जिससे पक्षकारों के बीच विवाद के वास्तविक विषय का पता लगा सके, क्योंकि कभी कभी पक्षकारों द्वारा दाखिल किए गए लिखित अभिकथन पूर्णतया अस्पष्ट और भ्रामक होते हैं। व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 10 के नियम 2 के अनुसार न्यायालय विवादास्पद विषयों पर अभिनिश्चय करने के लिए
किसी भी पक्षकार से या वाद से संबंधित किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ हो सकने वाले किसी भी व्यक्ति से परीक्षण कर सकेगा। इस परीक्षण को मौखिक अभिवचन कहा जाता है। इसके अधीन प्रत्येक पक्षकार द्वारा किया गया कोई कथन बाध्यकारी होगा। ऐसे कथन अनुपूरक अभिवचनों के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी अभिवचन किसी वाद की अवस्था में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। इसमें केवल अभिवचनों का संशोधन ही अभिवचन के रूप में प्रस्तुत होगा। इसमें एक केस है, ए षणमुगम बनाम AKRB MN संगम AIR 2012 सुप्रीम कोर्ट 2010 के वाद में न्यायालय ने मत व्यक्त किया है कि सिविल न्याय प्रशासन में अभिवचनों का अत्यधिक महत्व है। मिथ्या दावों को रोकने के लिए अभिवचन अच्छी तरह तैयार किए जाने की अपेक्षा की जाती है। न्यायाधीशों के वाद पत्रों की विरचना करने तथा व्यादेश आदि जारी करने में अभिवचनों से काफ़ी मदद मिलती है। यही कारण है कि न्यायाधीशों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व अभिवचनों का अच्छी तरह अध्ययन कर लें। अभिवचन की रीति का विकास। भारत में वर्तमान समय में अभिवचन की जैसी रीति चालू है वह अंग्रेजों की देन है, किंतु इस बात से यह नहीं समझना चाहिए कि अभिवचन की सुदूर भूतकाल की रीति में किसी प्रकार का विच्छेद हुआ है। वर्तमान अभिवचन के ब्रिटिश नियम आधारभूत रूप से प्राचीन हिंदू रीति में भी विद्यमान थे। इसी प्रकार से मुस्लिम शासकों के समय में भी अभिवचन के विशेष नियम प्रवर्तित थे, किंतु वे नियम वर्तमान नियमों की अपेक्षा सरल थे और उनमें वर्तमान समय की तकनीकी का अभाव था। उस समय के नियम सारवान न्याय पाने के उद्देश्य के अधीन थे। धीरे धीरे वे नियम अंग्रेजी नियमों के द्वारा विस्तृत कर दिए गए। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में घरेलू रीति और विदेशी रीति का अनूठा मिश्रण उपलब्ध होता है। धीरे धीरे जवाबी अभिवचन की रीति उपयोग से बाहर होती गई और अभिवचन का स्वरूप लिखित रूप धारण करता गया। न्यायिक प्रक्रिया को संचालित करने के लिए लिखित अभिवचन प्रस्तुत करने की परिपाटी चालू हुई और उसका वर्तमान स्वरूप हमारे सामने आया। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अनुपूरक अभिवचनों के आधार पर वाद पत्र तैयार किए जा सकते हैं, अन्य आधार पर नहीं हो सकते हैं। अभिवचनों के उद्देश्य। उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट है कि अभिवचनों के माध्यम से पक्षकारों को केस का परीक्षण शुरू होने से पहले ही मालूम हो जाता है कि केस के प्रमुख मुद्दे क्या हैं और किन बातों पर निर्णय होना है। इसी आधार पर न्यायालयों एवं विद्वानों ने समय समय पर अभिवचनों के मुख्य उद्देश्य गिनाए हैं। नंबर 1, वाद पत्रों को निर्धारित करना। एक केस है थार्प बनाम होल्सवर्थ
1873 के महत्वपूर्ण वाद में कहा गया है कि अभिवचनों का एकमात्र उद्देश्य यह निर्धारित करना होता है कि पक्षकार किन किन मुद्दों पर सहमत है और किन किन पर उसमें मतभेद है। इससे यह मालूम हो जाता है कि पक्षकारों के बीच वास्तविक विवाद के मुद्दे क्या हैं। इन्हें ही वाद पत्र कहते हैं। पक्षकारों को आश्चर्यचकित होने से बचाना। अभिवचनों का उद्देश्य प्रत्येक पक्षकार को इस बात की सूचना देता है कि उसके प्रतिपक्षी का केस क्या होगा, ताकि वे किसी प्रकार के अचंभे में न पड़ें। लाडली प्रसाद बनाम करनाल डिस्टिलरी कंपनी 1963 सुप्रीम कोर्ट। नंबर 3, खर्चों और विलंब में कमी। लिखित अभिवचनों की पूर्व सूचना होने के कारण निश्चित रूप से उस खर्चे और विलंब में कमी आती है जो अभिवचनों के अभाव में अनावश्यक गवाही को प्रस्तुत करने में होता है। इसके साथ ही सार्वजनिक समय की बहुत बड़ी बचत होती है। नंबर 4, न्यायालयों की सहायता। अभिवचनों के माध्यम से न्यायालयों की सहायता इस अर्थ में होती है कि सामान्यतया न्यायालयों को भी अभिवचनों की परिधि के भीतर रहकर ही निर्णय देना होता है। वे पक्षकारों के लिए अभिवचनों से सर्वथा भिन्न किसी केस की संरचना नहीं कर सकते। और नंबर 5, अनावश्यक बातों का उन्मूलन। एक विद्वान के अनुसार अभिवचनों का एक प्रमुख उद्देश्य वाद में से अनावश्यक बातों को दूर करना भी है। अब देखेंगे एक प्रश्न। अभिवचनों के आधारभूत नियमों को गिनाइए, साथ ही इनके विशेष नियमों को भी इंगित कीजिए। उत्तर, अभिवचनों के आधारभूत नियम दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 2 में संकलित है। इस प्रावधान की व्याख्या करने पर निम्नलिखित 4 आधारभूत नियम स्पष्ट होते हैं। पहला, प्रत्येक अभिवचन में तथ्यों का अभिकथन किया जाना चाहिए, न कि विधि का। व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 2 के अनुसार अभिवचन केवल उन्हीं तथ्यों का होना चाहिए जिन पर पक्षकार अपने दावे को आश्रित करें। अभिवचन में विधि संबंधी तथ्यों और विधि के मिश्रित परिणामों का समावेश नहीं होना चाहिए। अतः प्रत्येक अभिवचन में केवल उन मुख्य तथ्यों का कथन होगा जिन पर अभिकथन करने वाला पक्षकार अपने दावे के लिए निर्भर करता है। वाद पत्र में उन तथ्यों का सारभूत ढंग से कथन होना चाहिए जिनसे वादों का मामला स्पष्ट होता है, और उसे इस प्रकार बनाया जाना चाहिए जिससे दूसरा पक्षकार यह जान सके कि उसे किस तथ्य पर प्रत्युत्तर प्रस्तुत करना है। इसी प्रकार का नियम दूसरे पक्षकार पर भी लागू होता है। यदि मात्र यह अभिकथन किया जाता है कि केवल कुछ कार्य विधि विरुद्ध हैं, तब तक पर्याप्त नहीं होगा जब तक कि उन तथ्यों का अभिकथन न किया जाए जिससे वादी यह निष्कर्ष निकालता है कि वह कार्य विधि विरुद्ध या अनुपयुक्त था। इसी प्रकार प्रतिवादी को अपने दायित्व से इनकार करने के लिए यह आवश्यक है कि उन तथ्यों का अभिकथन करे जो उसके इनकार का आधार हो। उदाहरण के लिए यह अभिकथन करती है कि अमुक संपत्ति उसकी है क्योंकि वह उसका स्त्री धन है। स्त्री धन कानून का निष्कर्ष है, अतः इस नियम के अनुसार यह अभिकथन दोषपूर्ण है। कपट या न्यास भंग से संबंधित वाद में
साधारण अभिकथन पर्याप्त नहीं होते। न्यायिक सूचना विधि की आपत्तियां तथा विधि का अनुमान में यह नियम लागू नहीं होता है। नंबर 2, प्रत्येक अभिवचन में सब सारवान तथ्यों और केवल सारवान तथ्यों का ही अभिकथन किया जाना चाहिए। यह नियम उपबंधित करता है कि सभी अभिवचनों में केवल सारवान तथ्यों का ही कथन किया जाना चाहिए और किसी अन्य बात का अभिकथन नहीं होना चाहिए। सारवान न होने वाले तथ्यों का अभिकथन पूर्ण रूप से नहीं किया जाना चाहिए। यह नियम महत्वपूर्ण या सारवान तथ्यों पर अधिक बल देता है। प्रत्येक पक्षकार के लिए वे सभी तथ्य सारवान तथ्य होते हैं जिसे वे अपने दावे या अपनी प्रतिरक्षा से सफल होने से पूर्व परीक्षण में सिद्ध करने के लिए बाध्य हों, और वे तथ्य जो किसी दावे को सिद्ध करने के लिए महत्वपूर्ण न हों सारवान तथ्य नहीं होंगे। अधिवक्ता के लिए यह आवश्यक है कि अभिवचन तैयार करने से पूर्व वह यह मालूम कर ले कि उस मामले में सारवान तथ्य क्या हैं और तब उसका अभिवचन वह करे और वे तथ्य जो महत्वपूर्ण न हों उन्हें छोड़ दे। कोई भी तथ्य एक मामले के लिए महत्वपूर्ण तो दूसरे मामले के लिए महत्वहीन हो सकता है। अतः कोई तथ्य महत्वपूर्ण है या नहीं वह उस मामले के तथ्य और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह नियम प्रतिपादित किया है कि सारवान तथ्य वे तथ्य होते हैं जो यदि सिद्ध हो जाएं तो वादी को मांगा गया अनुतोष प्रदान हो जाए। सरकार के विरुद्ध किसी मामले में यह अभिकथन आवश्यक है कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 80 के अधीन वाद दाखिल करने के 2 माह पूर्व सूचना दी गई थी। पूर्ववर्ती शर्तों का पालन, विधि संबंधी पूर्ण धारणा, ऐसे विषय जिनको सिद्ध करने का भार दूसरों पर हो तथा अनुप्रेषण के विषय में इस नियम का सिद्धांत कि केवल सारवान तथ्यों का अभिवचन किया जाना चाहिए लागू नहीं होता है। नंबर 3, प्रत्येक अभिवचन में केवल तथ्यों का अभिवचन किया जाना चाहिए, न कि उस साक्ष्य का जिसके माध्यम से उक्त तथ्यों को साबित किया जाना है। वे महत्वपूर्ण तथ्य जिनका सहारा वादी लेता है फैक्टा प्रावेंसिया कहते हैं और अभिकथन पत्र में इसी का कथन करना चाहिए, परंतु ऐसे साक्ष्य को जिनके द्वारा उन्हें सिद्ध किया जाना है उनका अभिवचन नहीं किया जाएगा। व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत इस सामान्य नियम के 3 व्यवहारिक रूप निम्न हैं। नंबर 1, व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 के नियम 10 के अनुसार जहां पर किसी व्यक्ति के मन की स्थिति तथा द्वेष, कपटपूर्ण आशय, ज्ञान इत्यादि महत्वपूर्ण हो, उसका कथन एक तथ्य के रूप में बिना उन परिस्थितियों का प्रस्तुतिकरण किए जिनसे उनका अनुमान किया जाता है पर्याप्त होगा। द्वेषपूर्ण अभियोजन में केवल इतना अभिकथन ही महत्वपूर्ण होगा कि वादी का अभियोजन करने में प्रतिवादी द्वेष से प्रेरित है। नंबर 2, जहां पर किसी तथ्य की सूचना का अभिकथन महत्वपूर्ण हो तो ऐसी सूचना का अभिकथन तथ्य के रूप में होना चाहिए। किसी ऐसे मामले में जहां पर पश्चातवर्ती अंतरण के लिए पूर्ववता का दावा प्रस्तुत किया जाए वहां सूचना का एक महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में अभिकथन हो सकेगा। नंबर 3, जब पक्षकारों के बीच किसी संविदा का बातचीत से विवक्षित किया जाता है
तो ऐसी संविदा का एक तथ्य के रूप में अभिकथन कर देना चाहिए और ऐसी परिस्थिति में इस प्रकार अभिकथन करने वाला व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों से विवक्षित किए जाने वाले एक से अधिक संविदा का अवलंब लेने की इच्छा रखे तो वह विकल्प रूप में उन सभी का अभिकथन कर सकता है। नंबर 4, प्रत्येक अभिवचन में तथ्यों का अभिकथन संक्षेप में किंतु निश्चितता के साथ किया जाना चाहिए। यह नियम यह प्रतिपादित करता है कि अभिवचन पत्र में महत्वपूर्ण तथ्यों का कथन संक्षेप में होना चाहिए, जिससे प्रतिवादी यह समझ सके कि उसको किस मामले का सामना करना है। इन तथ्यों का कथन इतना स्पष्ट एवं संक्षेप में होना चाहिए जितना स्पष्टतया से सुसंगत हो सके। संक्षिप्तीकरण के लिए निम्न नियम आवश्यक हैं। नंबर 1, अनावश्यक कथनों को छोड़ देना चाहिए। नंबर 2, यथासंभव अनावश्यक दलीलों को नहीं देना चाहिए। नंबर 3, जहां विद्वेष, कपटपूर्ण आशय या ज्ञान का अभिकथन महत्वपूर्ण है, वहां उन परिस्थितियों का वर्णन किए बिना जिससे उसका अनुमान किया जाना है, उसे तथ्य के रूप में ही अभिकथित करना महत्वपूर्ण होगा। नंबर 4, किसी ऐसे तथ्य का वर्णन न किया जाए जिससे विधि संबंधी पक्षकार के पक्ष को उपधारित करती है। नंबर 5, अनावश्यक तथ्य यथा विधि के नियम, साक्ष्य के नियम जो महत्वपूर्ण नहीं है, छोड़ देना चाहिए। नंबर 6, अभिकथन में प्रयुक्त भाषा का उचित ध्यान देना चाहिए। नंबर 7, शब्दों की पुनरावृत्ति आवश्यकतानुसार ही करना चाहिए। नंबर 8, वार्तालापों की श्रृंखला के विधिक परिणाम का अभिकथन बिना पूर्ण कहानी का विस्तृत ब्यौरा किए ही किया जाना चाहिए, अर्थात अनावश्यक कहानी नहीं गढ़ना चाहिए। उपर्युक्त नियमों का उद्देश्य वस्तुतः अभिवचनों के मुख्य उद्देश्यों को प्राप्त करना ही है। सही निर्णय पर पहुंचने हेतु यह नियम महत्वपूर्ण साधनों की भूमिका अदा करते हैं। विशेष नियम: नंबर 1, आवश्यक विवरण। नंबर 2, दस्तावेज का उल्लेख। नंबर 3, मानसिक दशा का एक तथ्य के रूप में अभिवचन किया जाना चाहिए। नंबर 4, सूचना का एक तथ्य के रूप में अभिकथन। नंबर 5, अंतर्निहित संविदा का तथ्य के रूप में अभिकथन। नंबर 6, विधिजन्य उपधारणाओं का अभिकथन नहीं करना चाहिए। नंबर 7, प्रत्येक अभिवचन हस्ताक्षरित एवं सत्यापित होना चाहिए। वाद पत्र की परिभाषा देते हुए उसके विभिन्न भागों का विवरण दीजिए। ये जो प्रश्न है वाद पत्र की परिभाषा, तो आइए देखते हैं वाद पत्र की परिभाषा। वाद पत्र वादी द्वारा दायर किया हुआ ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें वह सभी आवश्यक विशिष्टियों सहित अपने वाद हेतु को अभिलिखित करता है। अन्य शब्दों में मीन्स आप दूसरी तरीके से देखें, वादी उन सारवान तथ्यों को अभिकथित करता है जिनका कि वह अपने केस के समर्थन के लिए आश्रय लेता है। यह धारणा की गई है कि वाद पत्र का उद्देश्य न्यायालय एवं प्रतिवादी को वादी के केस से परिचित कराना होता है। अब देखते हैं वाद पत्र के भाग क्या हैं। वाद पत्र के आवश्यक भाग निम्नलिखित हैं। नंबर 1, शीर्षक। नंबर 2, वाद पत्र का कार्य। नंबर 3, दावाकृत अनुतोष। नंबर 4, हस्ताक्षर एवं सत्यापन।
तो वाद पत्र के जो भाग हैं उसमें हमने बात करी शीर्षक की। तो शीर्षक देखते हैं क्या है। शीर्षक के अंतर्गत निम्नलिखित 3 बातों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, जो 3 बातों का उल्लेख किया गया है उसमें पहली बात है न्यायालय का नाम। शीर्षक के अंतर्गत उस न्यायालय का उल्लेख किया जाता है जिस न्यायालय में वाद संस्थित करना होता है। वाद पत्र का आरंभ ही वाद दायर किए जाने वाले न्यायालय से होता है। शीर्षक के अंतर्गत दूसरा बिंदु देखेंगे, वाद पत्र की संख्या एवं वर्ष। न्यायालय के नाम के बाद वाद की संख्या एवं वर्ष लिखा जाता है। वाद की संख्या न्यायालय द्वारा लिखी जाती है, इसलिए वाद की संख्या के लिए थोड़ा स्थान छोड़ देना चाहिए। शीर्षक के अंतर्गत तीसरा बिंदु देखेंगे, पक्षकारों के नाम। वाद की संख्या के बाद पक्षकारों का उल्लेख होता है। क, वादी का नाम, वादी के पिता का नाम, वादी की आयु, निवास स्थान आदि पूर्ण विवरण। ख, प्रतिवादी का नाम, प्रतिवादी के पिता का नाम, प्रतिवादी की आयु, प्रतिवादी का निवास स्थान के बारे में पूर्ण विवरण। जब वाद का कोई पक्षकार अवयस्क या विकृत होता है तो उस प्रभाव के कथन के साथ उसके निकटतम मित्र, नेक्स्ट फ्रेंड अथवा संरक्षक का नाम लिखा जाता है। शीर्षक को निम्नलिखित उदाहरण में समझा जा सकता है। आइए समझते हैं। तो जैसा कि बात करी गई थी, शीर्षक के अंतर्गत पहला बिंदु हमने बताया था आपको न्यायालय का नाम। तो सबसे पहले यहाँ पे न्यायालय का नाम लिखा है। जनपद न्यायाधीश गोरखपुर के न्यायालय में अथवा इलाहाबाद हाईकोर्ट, इलाहाबाद वैवाहिक क्षेत्राधिकार, साधारण मौलिक सिविल क्षेत्राधिकार। दूसरी बात कही गई थी वाद पत्र की संख्या एवं वर्ष। तो यहाँ वाद संख्या दी हुई है, वाद संख्या के लिए जगह छोड़ दी है, जो संख्या हो वो वहाँ पे लिखना है, वर्ष 2017। तीसरी बात कही गई थी पक्षकारों के नाम। तो पक्षकारों के नाम जान लेते हैं। काशीनाथ पुत्र लालजी, जाति नाई, उम्र 40 वर्ष, निवास मोहल्ला 107/8 सिविल लाइंस लखनऊ। ये तो वादी का रहा। अब प्रतिवादी का, गिरिधारी लाल यादव पुत्र सियाराम यादव, जाति अहेर, निवासी मोहल्ला सीतापुर रोड क्रॉसिंग, डालीगंज लखनऊ। वादी वाद पत्र दाखिल करके अनुतोष का दावा करता है और प्रतिवादी अपना लिखित कथन प्रस्तुत कर वाद का प्रतिवाद करता है। प्रारंभ से ही इस बात के लिए सावधान रहना चाहिए कि वह पक्षकार जिसकी उपस्थिति मामले में आवश्यक हो छूट न जाए और ऐसे पक्षकार जिनकी उपस्थिति अनुचित तथा अनावश्यक है उसमें शामिल न कर लिए जाएं। इसलिए आरंभ से यह निश्चय कर लेना आवश्यक है कि किन व्यक्तियों को वादी या प्रतिवादी के रूप में शामिल किया जाए और किन्हें शामिल न किया जाए। वाद के लंबित रहते संपत्ति का अंतरण कर दिए जाने पर अंतरिति को पक्षकार के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है। राम नरेश बनाम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज AIR 2016 इलाहाबाद 15। वाद पत्र का काय, बॉडी ऑफ द प्लेंट। इसमें वादी अपने दावों और अपेक्षित बातों का उल्लेख भिन्न भिन्न पैराग्राफों में करता है।
दिनांक, कॉमा, संख्याओं एवं राशियों को अंकों में लिखा जाता है। इसके निम्नलिखित दो भाग होते हैं: मौलिक भाग, औपचारिक भाग। मौलिक भाग मतलब सब्सटेंशियल पार्ट। मौलिक भाग, वाद पत्र के इस भाग में वादी निम्नलिखित दो बातों का कथन करता है। बिंदु 1, पॉइंट 1 देखें। वाद हेतु का गठन करने वाले तथ्यों का कथन एवं उन तथ्यों के बारे में विवरण। पॉइंट 2, प्रतिवादी का वाद में हित एवं दायित्व। अब देखेंगे, वाद हेतु का गठन करने वाले तथ्यों का कथन एवं उन तथ्यों के बारे में विवरण। वादी को वाद पत्र में उन तथ्यों को स्पष्ट रूप से उल्लेख करना चाहिए जिनसे वाद हेतु गठित होता है। इसके अतिरिक्त उन तथ्यों के बारे में वाद पत्र में कहाँ विवरण दिया जाना चाहिए जहाँ उनका दिया जाना आवश्यक है। वादी को वाद पत्र में पहले उन तथ्यों का कथन करना चाहिए जिनसे अधिकार या हक को क्षति पहुंची है और बाद में क्षति पहुंचाने के तथ्य का कथन करना चाहिए। सेकंड पॉइंट, प्रतिवादी का वाद में हित एवं दायित्व का कथन। ऑर्डर 7 रूल 5। वादी को वाद पत्र में निम्नलिखित बातों का भी कथन करना चाहिए। या प्रतिवादी वाद की विषय वस्तु में हित रखता है, या हित रखने का दावा करता है, और वादी की मांग का उत्तर देने के लिए दायी है। औपचारिक भाग। ऑर्डर 7, वाद पत्र के इस भाग में निम्नलिखित बातों का कथन किया जाना चाहिए। पॉइंट 1, उन तथ्यों का कथन जिनसे वाद हेतु गठित है और वाद हेतु कब उत्पन्न हुआ। ऑर्डर 7 रूल 1 अंगा। सेकंड पॉइंट, यह दर्शित करने वाले तथ्य कि न्यायालय को उस वाद की सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार है। ऑर्डर 7 रूल 1 च। थर्ड पॉइंट, क्षेत्राधिकार के और कोर्ट फीस के प्रयोजनों के लिए वाद की विषय वस्तु के मूल्य का ऐसा कथन जैसा उस मामले में किया जा सकता है। ऑर्डर 7 रूल 1 जहाँ। फोर्थ पॉइंट, जहाँ वादी या प्रतिवादी अवयस्क या विकृत हैं वहाँ उस बात का कथन। पॉइंट 5, जहाँ वादी प्रतिनिधि की हैसियत में वाद लाता है वहाँ वाद पत्र में दो बातों का उल्लेख होगा। पहली, यह कि उसका विषय वस्तु में वास्तविक हित विद्यमान है, और दूसरी यह कि उससे संपृक्त वाद को संस्थित करने के लिए उसको समर्थ बनाने के लिए आवश्यक कदम वह उठा चुका है। ऑर्डर 7 रूल 4। 6 पॉइंट, जहाँ वाद परिसीमा विधि द्वारा निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद प्रस्तुत किया जाता है वहाँ उन आधारों का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए जिनके आधार पर वह परिसीमा विधि से छूट चाहता है। ऑर्डर 7 रूल 6। अब देखेंगे न्यायालय का क्षेत्राधिकार। ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट। किसी बात को सुनने, निपटाने, निर्णय करने और किसी न्यायिक शक्ति का प्रयोग करने की न्यायालय की शक्ति को उसका क्षेत्राधिकार माना जाता है।
क्षेत्राधिकार में वादों, अपीलों तथा आवेदनों को ग्रहण करने की न्यायालय की शक्ति सम्मिलित है। उसके न्यायिक प्राधिकार की सीमाएं विधि द्वारा निर्धारित की गई हैं, जो वादों की विषय वस्तु आर्थिक, स्थानीय या प्रादेशिक क्षेत्राधिकार से संबंधित हो सकती है। जहां वाद को विचारणार्थ ग्रहण करने की अधिकारिता का प्रश्न उठता है, वहां न्यायालय को इसकी बाबत वाद पत्र में किए गए प्रकथनों के आधार पर परीक्षण करना होता है और इसके लिए प्रत्येक मामले में प्रारंभिक विवादक को विरचित करना आवश्यक नहीं होता। एक केस है श्रीमती नीलमा बोस बनाम संतोष कुमार AIR 1997 कलकत्ता 202। न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विभाजन दो प्रकार से किया जा सकता है। प्रथम प्रकार का विभाजन पॉइंट 1 विषय वस्तु के अनुसार क्षेत्राधिकार, सेकंड पॉइंट स्थानीय अथवा प्रादेशिक क्षेत्राधिकार, थर्ड पॉइंट आर्थिक क्षेत्राधिकार। दूसरा विभाजन का प्रकार देखें, पॉइंट 1 प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, सेकंड पॉइंट इज अपीलीय क्षेत्राधिकार। विषय वस्तु के अनुसार क्षेत्राधिकार विभिन्न न्यायालयों को भिन्न कार्य सौंपे गए हैं। लघुवाद न्यायालयों को कुछ अविवादास्पद प्रकार के वादों के विचारण का प्राधिकार प्राप्त है। यथाबंद पत्रों या रुक्कों के आधार पर किए गए उधारों के संबंध में वाद, परंतु उसको बंटवारे अथवा निषेधाज्ञा के लिए अथवा अचल संपत्ति के लिए अथवा संपत्ति के विनिर्दिष्ट पालन के लिए लाए जाने वाले वादों के संबंध में क्षेत्राधिकार नहीं प्राप्त है। इच्छा पत्रीय विषयों, तलाक के मामलों, संरक्षकता के मामलों, दिवाला की कार्यवाहियों आदि के संबंध में केवल जिला न्यायाधीश को ही क्षेत्राधिकार प्राप्त है। किसी विवाह की वैधानिकता की घोषणा के वाद की सुनवाई करने की अधिकारिता सिविल न्यायालय को नहीं होकर पारिवारिक न्यायालय फैमिली कोर्ट को है। जगत बोरा बनाम श्रीमती भानु बोरा AIR 2015 NOC 928 गुवाहाटी। दावाकृत अनुतोष ऑर्डर 7 रूल 7। हर वाद पत्र में उस अनुतोष का विशेष रूप से कथन होना चाहिए जिसके लिए वादी सामान्यतः या अनुकल्पतः दावा करता है और न्यायालय द्वारा न्याय संगत समझा जाने वाला कोई साधारण या अन्य अनुतोष मांगा जाना आवश्यक नहीं होगा, क्योंकि ऐसा अनुतोष सदैव ऐसे दिलाया जा सकेगा जैसे वह मांगा गया हो, और यही नियम प्रतिवादी द्वारा अपने लिखित कथन में दावा किए गए किसी अनुतोष को भी लागू होगा। पुरकान बनाम मुमताज बेगम, ये केस है AIR 1971 राजस्थान 49 के मामले में अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि वाद पत्र में अनुतोष का उल्लेख नहीं किया जाता है तो वादी को तब तक कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकेगा जब तक कि न्यायालय की अनुमति से उसमें अनुतोष सम्मिलित नहीं कर दिया जाता। परंतु इलाहाबाद उच्च न्यायालय में महारानी देवी बनाम राम आधार AIR 1962 ऑल 20 के मामले में अभिनिर्धारित किया है कि यदि डिक्री समझौते पर आधारित हो तो अनुतोष प्रदान किया जा सकता है, भले ही ऐसे अनुतोष की वाद पत्र में मांग न की गई हो। इसके अतिरिक्त वाद पत्र में अनुतोष प्रदान करने के बारे में न्यायालय की शक्ति का उल्लेख करना उचित होगा। 5वां बिंदु, हस्ताक्षर एवं सत्यापन
ऑर्डर 6 रूल 14 एवं 15। सिविल प्रक्रिया संहिता के ऑर्डर 6 नियम 14 के अनुसार प्रत्येक वाद पत्र निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित होना आवश्यक है। पॉइंट 1, वादी द्वारा। सेकेंड पॉइंट इज वादी के अधिवक्ता द्वारा यदि कोई हो। थर्ड पॉइंट इज वादी द्वारा मुकदमा चलाने या वाद पत्र को हस्ताक्षरित करने के लिए या प्रतिरक्षा करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा। सीपीसी ऑर्डर 6 से 15 सत्यापन के बारे में निम्नलिखित बातों का उल्लेख करता है। पॉइंट 1 इज सत्यापन निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है। इसके अंतर्गत पॉइंट 1 वादी द्वारा। सेकंड कई वादी होने की दशा में किसी एक वादी द्वारा। थर्ड पॉइंट इज कभी ऐसे वादी द्वारा जिसके बारे में न्यायालय को समाधान प्रद रूप में साबित कर दिया गया है कि वह मामले के तथ्यों से परिचित है। दूसरा बिंदु देखेंगे, सत्यापन वाद पत्र के आखिर में किया जाएगा। थर्ड पॉइंट इज सत्यापन करने वाला अभिवचन को संख्यांकित पैराग्राफों का निर्देश करते हुए यह बताएगा कि पॉइंट 1 इज कौन सा पैराग्राफ अपनी व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर सत्यापित करता है। सेकंड पॉइंट इज कौन सा पैराग्राफ जानकारी के आधार पर सत्यापित करता है जो उसे मिली है और जिसके बारे में उसका विश्वास है कि वह सत्य है। फोर्थ पॉइंट इज सत्यापित करने वाले व्यक्ति द्वारा सत्यापन हस्ताक्षरित किया जाएगा और सत्यापन की तारीख एवं स्थान का भी कथन किया जाएगा। वैसे वाद पत्र को सत्यापित किया जाना अनिवार्य है, परंतु यदि सत्यापन नहीं किया गया है तो इसे संशोधन द्वारा ठीक किया जा सकता है। ए के शरीफुद्दीन बनाम जगदीशन AIR 1950 मैसूर 70। किसी वाद को मात्र सत्यापन में त्रुटि के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता। दरबारा सिंह गुरु बनाम मोहम्मद सादिक AIR 2015 NOC 904 पंजाब एंड हरियाणा। एक प्रश्न है, लिखित कथन का क्या अर्थ है? इसकी अनिवार्यताओं का उल्लेख कीजिए। What is the meaning of written statement? Describe its essentials. उत्तर, लिखित कथन का अर्थ। मोघा महोदय ने लिखित कथन की परिभाषा देते हुए कहा है कि यह प्रतिवादी द्वारा दायर किया गया वह दस्तावेज होता है जिसमें वह वादी द्वारा वाद पत्र में अभिकथित प्रत्येक सारवान तथ्य का उत्तर देता है तथा अपने बचाव में अन्य नए तथ्यों का अभिकथन करता है जो उसके पक्ष में हों। सिविल प्रक्रिया संहिता के संशोधन 1976 के द्वारा लिखित कथन का दायरा सिविल प्रक्रिया संहिता के संशोधन 1976 के द्वारा लिखित कथन का दायर किया जाना आदेश 8 नियम 1 के अनुसार बाध्यकारी बना दिया गया है। प्रतिवादी अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन उसके ऊपर समन की तामीली की तारीख से 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत करेगा। यह शर्त है कि जहां पर प्रतिवादी लिखित कथन 30 दिनों की कथित अवधि के भीतर दाखिल करने में असफल रहता है तो वह उसे अन्य किसी तारीख पर जैसा कि न्यायालय द्वारा विशेषित किया जाए और लिखित रूप में कारणों को लेखबद्ध करे, किंतु वह समन की तामीली की तारीख से 90 दिनों के बाद की तारीख नहीं होगी। आदेश 8 नियम 1। लिखित कथन की अनिवार्यताएं। किसी भी लिखित कथन में निम्नलिखित बातों का होना आवश्यक है। नंबर 1, शीर्षक। लिखित कथन की हेडिंग एवं टाइटल वही रहता है जो कि संबंधित वाद पत्र का था। इसके साथ ही कुछ शब्दों के माध्यम से स्पष्ट कर दिया जाता है कि किसकी ओर से उसे दायर किया जा रहा है। अतः लिखित कथन का शीर्षक वाद पत्र की तरह ही रहता है। शीर्षक के बाद वाद संख्या का देना आवश्यक होता है। नाम उसी प्रकार लिखा जाता है जैसे कि वाद पत्र में दिया जाता है।
वाद पत्र और लिखित कथन में एक अंतर यह होता है कि यदि कई वादी हैं या कई प्रतिवादी हैं तो केवल प्रथम वादी या प्रथम प्रतिवादी का नाम ही लिखा जाएगा तथा उसके आगे जानकारी के लिए यह शब्द की और एक अन्य या आदि जोड़ना आवश्यक है। नाम देने के बाद यह दिखाया जाना आवश्यक है कि किस व्यक्ति की ओर से लिखित कथन दाखिल किया गया है। उदाहरण के लिए देखें, प्रतापगढ़ के मुंसिफ के न्यायालय में वाद संख्या 105 सन 2017 श्री राम कृष्ण आदि ये हैं वादीगण बनाम श्री राम प्रसाद आदि ये हैं प्रतिवादीगण। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से किया गया लिखित कथन निम्नलिखित है। नंबर 2, लिखित कथन का काय। लिखित कथन के काय में प्रतिवादी वादी के अभिकथनों का उत्तर देते हुए अपने बचाव रखता है। काय के विभिन्न अभिकथन भी अलग अलग पैराग्राफ में बांट कर लिखे जाते हैं। इसका प्रारंभ बहुधा इस प्रकार करते हैं। प्रतिवादी निम्न रूपेण अभिकथन करता है। नंबर 1, जहाँ तक लिखित कथन के लिए किए जाने वाले बचावों का प्रश्न है, प्रतिवादी के लिए निम्नलिखित बचावों के लिए जाने का अधिकार है। नंबर 1, स्वीकृति या इनकार। नंबर 2, विलंबकारी दलीलें। नंबर 3, कानूनी आपत्तियां। नंबर 4, विशिष्ट दलीलें। नंबर 5, मुजराई एवं प्रतिदावा। तो हम जानेंगे स्वीकृति या इनकार। प्रतिवादी को प्रत्येक तथ्य उस क्रम में कथित करना होता है जिस क्रम में वाद पत्र में उल्लिखित होता है। उसे प्रत्येक तथ्य स्वीकार या इनकार करना आवश्यक होता है। इनकारी के बारे में निम्नलिखित 3 आधारभूत नियम लागू होते हैं। ए, इनकारी विशिष्ट रूप से की गई हो। बी, इनकारी वांछलपूर्ण न हो। सी, इनकार न किया गया प्रत्येक तथ्य का कथन स्वीकृति माना जाएगा। ए, इनकारी विशिष्ट रूप से की गई हो। ऑर्डर 8 रूल 3। लिखित कथन में वाद पत्र में वर्णित प्रत्येक तथ्य का उत्तर देना होता है। जो तथ्य प्रतिवादी को स्वीकार नहीं होते हैं उनकी इनकारी उसे स्पष्ट एवं विशिष्ट रूप से करनी होती है, क्योंकि साधारण इनकारी को इनकारी के लिए पर्याप्त नहीं माना जाता। इसके अतिरिक्त यदि वाद पत्र के किसी पैराग्राफ में एक से अधिक तथ्य हैं तो उन सभी तथ्यों की जानकारी अलग अलग की जानी चाहिए, क्योंकि संपूर्ण कथन की एकहरी इनकारी से यह स्पष्ट नहीं होगा कि प्रतिवादी वाद पत्र के किस तथ्य की इनकारी कर रहा है। बी, इनकारी वांछलपूर्ण न हो। ऑर्डर 8 रूल 4। जब प्रतिवादी वाद पत्र में के किसी तथ्य के अभिकथन को इनकार करता है तब उसे ऐसी इनकारी वांछल रूप में नहीं करना चाहिए, वरन सार की बात का उत्तर देना चाहिए। निम्नलिखित परिस्थितियों में इनकारी भी वांछलपूर्ण हो सकती है जब इनकारी नंबर 1 अस्पष्ट या भ्रमपूर्ण होती है। नंबर 2 अत्यधिक विस्तृत होती है, या नंबर 3 बहुत अधिक शब्दों वाली होती है। अन्वयिक अभिस्वीकृति का नियम। ऑर्डर 8 रूल 5। जब एक इनकारी दोषपूर्ण होती है या लिखित कथन दाखिल नहीं किया जाता है तो यह माना जाता है कि प्रतिवादी ने वाद पत्र में दिए गए अभिवचनों को स्वीकार कर लिया है। इस प्रकार की स्वीकृति को ही अन्वयिक
अभिस्वीकृति का नियम कहते हैं। दूसरा बिंदु इसमें है विलंबकारी दलीलें, और तीसरा बिंदु है कानूनी आपत्तियां। चौथा बिंदु है विशेष प्रतिरक्षा, और इसके बाद पांचवा बिंदु जो है मुजराई या प्रतिसाधन, और उसके बाद आता है हस्ताक्षर एवं सत्यापन। तो आइए जानते हैं हस्ताक्षर एवं सत्यापन। प्रतिवादी के लिखित कथन को वादी के वाद पत्र की भांति ही हस्ताक्षरित एवं सत्यापित किया जाता है।